नमस्कार दोस्तों, माई ई बुक्स 24/7 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, हम आज आरएस मेंस का जो चौथा पेपर है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश आता है और 200 नंबर का पेपर होता है। उसमें जो हिंदी है, उसमें निबंध आता है 20 मार्क्स। उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से उस निबंध में हम 14 या 14 से अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं, और वो भी आसानी से। चलिए, अगर यदि आप ऐसे ही तैयारी करके जाते हैं, तो आपको जो निबंध है, उस निबंध में 8 मार्क्स मिलेंगे। और आप अगर अच्छे से तैयारी करके जाते हैं, तो 14 मार्क्स मिल सकते हैं। यानी कि प्लस 6 मार्क्स आप अधिक ला सकते हो केवल निबंध में। 6 मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको एसडीएम से किसी दूसरी सर्विस में ले जा सकते हैं, और इवन आपको लिस्ट से भी बाहर कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से हम निबंध लिख सकते हैं एक अच्छा। सबसे पहले तो हम ये चर्चा कर लेते हैं कि ये 20 मार्क्स का आता है। दूसरी बात ये है कि ये 250 शब्दों में पूछा जाता है। अब देखो, किसी भी निबंध के 3 पार्ट होते हैं, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला आता है इंट्रो, फिर आता है बॉडी, और फिर आता है कंक्लूजन। बॉडी आपका 15 से 20% होना चाहिए, कंक्लूजन भी 15 से 20% होना चाहिए, और बॉडी होगा आपका 60 टू 70%। हर निबंध में यही टेम्पलेट आपको फॉलो करना है। अब मैंने एक टेम्पलेट डिजाइन किया है। देखो, आपको कोचिंग वाले नहीं बताएंगे, और अगर कोचिंग वाले बताएंगे तो सभी वही फॉलो करेंगे, तो मार्क्स भी उसी प्रकार से आएंगे। तो आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो हम इस टेम्पलेट को समझते हैं। उसके बाद में 2025 में जो क्वेश्चन आया है, उसके बारे में इस टेम्पलेट के आधार पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है, यानी कि प्रस्तावना। इसकी शक्तिशाली भावनात्मक शुरुआत होना बहुत जरूरी, क्योंकि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये दो इंपॉर्टेंट है। शुरुआत और अंत, ये दोनों अगर अच्छी रहती है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बॉडी में तो जो निबंध में पूछा जाता है वो सभी लिखते हैं, लेकिन शुरुआत और अंत जो अच्छा करता है, उसको अच्छे अंक मिलते हैं। तो अच्छी शुरुआत कैसे करें? देखो, अच्छी शुरुआत आप किसी कोटेशन से कर सकते हैं, किसी स्टोरी से कर सकते हैं, या किसी रिपोर्ट या किसी इंडेक्स के डेटा से कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें कि हम देखो, कोटेशन वक्त बदलता है, विचार बदलते हैं, और जब विचारों की क्रांति आती है तो इतिहास बदल जाता है। ये एक कोटेशन मैंने लिखा। फिर इस कोटेशन को थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करना है, केवल 2 लाइन। विषय जो निबंध की होगी, कोई साधारण मुद्दा नहीं, ये उस नव चेतना की धड़कन है जो भारत के नीति, समाज और लोकतंत्र की नसों में दौड़ रही है। यह विषय एक अवसर भी है, चेतावनी भी है, और परिवर्तन का संदेश भी है। तो इस प्रकार से एक शानदार आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर बात करें कि जो निबंध में पूछा गया है, उसकी परिभाषा, और उसका थोड़ा सा, यदि हिस्टोरिकल है तो हिस्टोरिकल, या फिर कोई करंट इवेंट है तो उस करंट इवेंट से जोड़ के उसको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे कि विषय जो भी निबंध का होगा का तात्पर्य है, और यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी सटीक परिभाषा उसकी, जो न केवल वैचारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि वर्तमान दौर में इसकी जरूरत अपरिहार्य बन चुकी है। फिर हम एक एग्जाम्पल लिख देंगे। हाल ही में जैसे चंद्रयान 3 की सफलता ने इस विषय को और भी अधिक प्रासंगिक बना दिया। तो इस प्रकार से आपकी शुरुआत हो चुकी है, बहुत ही शानदार। फिर हम बॉडी में चलेंगे, और बॉडी में देखो, जो आपका निबंध है वो आपकी है माला, और उस माला में जो मोती है वो है डिफरेंट डायमेंशंस। जितनी डायमेंशंस होगी आपकी माला, उतनी ही सुंदर होगी, यानी आपका निबंध उतना ही सुंदर होगा, और आपको जो मार्क्स है वो मिलने की संभावना ज्यादा से ज्यादा रहेगी। बहुआयामी विश्लेषण, यानी कि मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट, किस प्रकार से आपको लिखना चाहिए, आपको किस प्रकार से सोचना चाहिए किसी भी निबंध में। पहले समाज के दृष्टिकोण से सोचे, सामाजिक संरचना, समानता, लैंगिक या वर्गीय प्रभाव जैसे शब्दों के बारे में सोचे कि किस प्रकार से हम यहाँ में डाल सकते हैं। फिर आर्थिक दृष्टिकोण से सोचे, जिसमें रोजगार, नवाचार, उत्पादन और निवेश जैसी चीजों के बारे में आप बात कर सकते हैं। फिर राजनीतिक दृष्टिकोण से, जिसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जन नीति है, सत्ता संतुलन है, इनके बारे में आप चर्चा करें। फिर प्रशासनिक, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टिकोण से आप देखिए कि उसमें सुशासन की क्या भूमिका हो सकती है, जवाबदेही, नीतिगत पारदर्शिता, पॉलिसी मेकिंग, इनके बारे में आप चर्चा करें। फिर संवैधानिक दृष्टिकोण के बारे में चर्चा करें, मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों, संवैधानिक मूल्यों से संबंध, जिसमें आप अनुच्छेद भी डाल सकते हैं।
इसके बाद में आप वैश्विक दृष्टिकोण, अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में भारत की क्या भूमिका है उस विषय को लेकर, फिर मानवता का दृष्टिकोण जिसमें नीतियों का मानवीय पक्ष शामिल होगा। फिर यहाँ पे हम एक कोट लिख सकते हैं कि हर नीति की आत्मा वही है जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और उसे छुए। कुछ ऐसे यूनिक कोटेशंस मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा जो आप हर निबंध में यूज कर सकते हो। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट जो निबंध होंगे उनके भी जो कोटेशंस होंगी, स्टोरीज होगी, वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं कि हमने डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से सोचा कि कहाँ कहाँ क्या क्या भूमिका हो सकती है। उसके बाद में उस विषय को लेकर हम क्या क्या चुनौतियां हो सकती है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसे कि नीतिगत विसंगतियां हैं, परिवर्तन की अक्षमता यानी इम्प्लीमेंटेशन गैप है, अच्छा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, राजनीतिक विरोधाभास है, सांस्कृतिक या धार्मिक बाधाएं उत्पन्न हो रही है, वास्तविक जन जागरूकता की कमी है, डिजिटल तकनीकी अभाव है। जब चुनौतियां लिख देंगे तो उन चुनौतियों का समाधान भी हमें देना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा जो निबंध है वो अधूरा रहेगा। क्योंकि हम सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो हमें किसी भी नीति का समाधान तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो चुनौतियां हमने लिख दी, चुनौतियों के बाद में समाधान या फिर कोई रास्ता हम सुझाव दे सकते हैं। तो विकास वही सच्चा है जो समावेशी और सतत हो। समावेशी और सतत का मतलब होता है कि अपने लिए किसी भी चीज को यूज करना, लेकिन उतना ही यूज करना कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो बचा रहे। यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे कि नीति नवाचार, पॉलिसी इनोवेशन के बारे में चर्चा करेंगे, जवाबदेही प्रशासन ये रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस के बारे में बात करेंगे, जन जागरूकता अभियानों की बात करेंगे कि हमें जन जागरूकता यानी जैसे कि कोई बुजुर्गों के लिए कोई स्कीम आ रही तो उसके लिए जागरूकता की जरूरत है। स्थानीय क्षेत्रीय समाधान के बारे में चर्चा करनी है, टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे कि हम टेक्नोलॉजी का किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं उसमें, युवा और महिलाओं की भागीदारी, उनका पार्टिसिपेशन किस प्रकार से इंपॉर्टेंट रहेगा उस मुद्दे के लिए। फिर इसके बाद में इनोवेशन यानी नवोन्मेष और सह विकास की भावना हमें रखनी होगी, तभी उस मुद्दे को हम सही से सुलझा पाएंगे। ये हमने बॉडी के बारे में चर्चा कर ली। और फिर अंत में जब भी हम फिनिश करेंगे तो हमें एक अच्छा निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन लिखना होगा। ठीक है, ताकि एग्जामिनर के माइंड पर इम्पैक्ट पड़े। देखिए जो निबंध होगा ना, आपका निबंध अगर शानदार होगा ना तो बाकी जो क्वेश्चन है उन पे भी एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा आपके एग्जामिनर का। और यकीन मानिए आज से आप अगर निबंध निबंध एक ऐसी चीज है जो आपको सोचना सिखाता है। यदि आप सोचना सीख जाते हैं तो हर क्वेश्चन को आप, चाहे वो एनालिटिकल अप्रोच वाला ही क्यों ना हो, उसको आप हैंडल कर पाओगे। तो हम अब निष्कर्ष की बात कर लेते हैं यानी कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। किसी राष्ट्र की महानता उसकी इमारतों में नहीं, उसकी सोच में होती है। फिर विषय लिखेंगे जो भी होगा, वह विचार बीज है जो यदि सही समय पर सींचा जाए तो विकास, न्याय और गरिमा का वटवृक्ष बन सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम न केवल इसे समझें बल्कि इसे नीति, समाज और शासन का केंद्रीय तत्व बनाएं। यदि आज हमने दिशा नहीं बदली तो भविष्य में दिशा देगा। यदि आज हमने दिशा नहीं बदली तो भविष्य में दिशा देगा। और याद रखना कि जब भी आप निष्कर्ष लिखोगे वो ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए यानी आशावादी होना चाहिए। उसमें झलकना चाहिए कि आप इसका सही मायने में आप सुझाव दे रहे हो कि किस प्रकार से हम चीजों को सुधार कर सकते हैं। कभी भी जो आपका कंक्लूजन है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यदि नेगेटिव हुआ तो सच मानिए आपके मार्क्स डेफिनेटली कटने वाले हैं। तो निष्कर्ष हमेशा आशावादी होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। तो ये जो टेम्पलेट मैंने डिस्कस किया है, आप इस टेम्पलेट को कहीं पे भी किसी भी निबंध में फॉलो कर सकते हैं। और इस टेम्पलेट को फॉलो करके आप प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम से पहले लगभग 50 जो निबंध हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर लोगे तो यकीन मानिए आपके 14 से अधिक अंक आने की संभावना पूरी पूरी रहेगी। अब 2025 में जो क्वेश्चन आया है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं इसी टेम्पलेट के आधार पर। तो जो निबंध आया था वो निबंध था वृद्ध जीवन की चुनौती। वृद्ध जीवन की चुनौती। तो किस प्रकार से हम इस निबंध की शुरुआत करेंगे, बॉडी में क्या लिखेंगे और कंक्लूजन में क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि जैसे मैंने कहा था कि किसी भी कोटेशन से शुरू कर सकते हैं, किसी कहानी या किसी भी कविता से शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोटेशन से शुरू किया कि हर जुर्री एक कहानी है। वृद्ध जीवन की बात कर रहे हैं तो हर जुर्री एक कहानी है किसकी, संघर्ष, प्रेम और त्याग की।
ये एक शानदार कोटेशन लिखने के बाद में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। जब कोई समाज अपने बुजुर्गों की आंखों में सम्मान नहीं देख पाता तो वह अपनी आत्मा से कटने लगता है। वृद्ध जीवन आज भारत के लिए एक मूल्यनिष्ठ और मानवीय चुनौती बन चुका है। जहां अनुभवों को बोझ समझा जाए वह सभ्यता का भविष्य संकट में होता है। तो इस कोटेशन को एक दो तीन लाइन में मैंने समझा दिया तो ये हमारी एक अच्छी शुरुआत हो जाती। फिर मैंने कहा था कि डेफिनेशन पे आ जाना है। वृद्धावस्था का अर्थ जीवन की वह अवस्था है जहां शरीर थक जाता है पर आशाएं और अनुभवी दृष्टि जागृत होती है। जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे उनको आप अंडरलाइन करोगे। भारत में 60 प्लस आयु वर्ग की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जो 2021 में 14 करोड़ थी और धीरे धीरे अभी भी बढ़ रही है। ये न केवल जनसंख्या का बदलता चेहरा है बल्कि नीतिगत पुनर्विचार की पुकार भी, वेरी इंपॉर्टेंट, नीतिगत पुनर्विचार की पुकार भी है। उसके बाद में हमें वृद्ध जीवन की चुनौतियां पूछा है तो हम बॉडी में इन चुनौतियों के बारे में बात करेंगे। अब चुनौती के बारे में बात करेंगे तो चुनौतियां जब भी होगी उनका समाधान भी हमें देना होगा। तो जैसे मैंने बताया था कि मल्टी डायमेंशनल आपको सोचना है। सामाजिक दृष्टिकोण से बात करें तो परिवार का विघटन यानी कि संयुक्त परिवार से एक परिवार हो रहे हैं तो जो बुजुर्ग है उनकी उपेक्षा की जा रही है, उनको अकेलापन महसूस होता है। फिर बात करें आर्थिक तो पेंशन न होना, कार्य अवसरों की अनुपलब्धता, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो दीर्घकालिक रोग, मानसिक अवसाद और मेडिकल महंगाई, दिन ब दिन मेडिकल महंगाई होती जा रही है तो ये भी एक चैलेंज है। फिर बात करें मानसिक तो आत्मसम्मान में गिरावट, उपयोगीहीनता की भावना जैसे कि बुजुर्गों का आदर न करना या उनसे किसी भी चीज के बारे में न पूछना मानसिक रूप से उनको काफी तनाव उत्पन्न करता है। फिर प्रशासनिक दृष्टिकोण से वृद्ध नीतियों का सीमित क्रियान्वयन, इनकी जो पॉलिसी बनाई जाती है वृद्ध लोगों के लिए तो उनका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। फिर बात करें संवैधानिक दृष्टिकोण से तो अनुच्छेद 41 वृद्धों को सहायता का वादा करता है लेकिन जो पॉलिसीज है वो बनाई जाती है लेकिन उनका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से हमने लिखना था। फिर बात करेंगे हम यहाँ पे एक समाधान, संवेदना प्लस संरचना। देखो आप कितनी भी पॉलिसी बना लो उसका इम्प्लीमेंटेशन कर लो लेकिन ये जो वृद्ध लोगों के प्रति हम प्रेम नहीं दर्शाएंगे तब तक ये जो चीज है वो अ, सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगी। तो हमें उनके प्रति प्रेम दर्शाना होगा। बुजुर्गों के लिए सामुदायिक देखभाल केंद्र बनाने होंगे, स्वास्थ्य बीमा में वृद्धों की विशेष योजनाएं बनानी होंगी, पेंशन और रोजगार हेतु सिल्वर मिशन जैसी योजनाएं लानी होंगी, युवा वृद्धा संवाद मंच लाने होंगे उनके प्रति ताकि हम प्रेम दर्शा सकें। इसके अलावा डिजिटल दादी दादा जैसी योजनाएं लानी होंगी और उनका इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। फिर उसके बाद में जो समाज अपने अतीत की रक्षा करता है वही भविष्य की नींव रखता है। हमें चाहिए कि वृद्ध जीवन को सम्मान, सुरक्षा और संबल मिले क्योंकि बुजुर्ग सिर्फ व्यक्ति नहीं होते, वे हमारे भविष्य के लिए जीवंत विरासत है। तो ये शानदार हमने अंत किए एक कंक्लूजन के साथ। जो समाज अपने अतीत की रक्षा करता है वही भविष्य की नींव रखता है। हमें चाहिए कि वृद्ध जीवन को सम्मान, सुरक्षा और संबल मिले क्योंकि बुजुर्ग सिर्फ व्यक्ति नहीं होते, वे हमारे भविष्य के लिए जीवंत विरासत है। तो इस प्रकार से यदि आप निबंध लिखते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। तो जल्द ही हम यूट्यूब चैनल पे प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं। तो आप चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबा के रखिए ताकि आने वाली जो वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए आप कोचिंग के चक्कर काटते रहेंगे, आपको कोचिंग का जाना आना इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा कि आप इतने टाइम में तो काफी कुछ सीख सकते हो। यकीन मानिए आप 2-2.5 घंटे रोज कोचिंग जाने और आने में खर्च करते हो, अगर 2-2.5 घंटे आप रोज चौथे पेपर को दोगे तो यकीन मानिए 250 तक कट ऑफ जा रही है। अगर आप इस चौथे पेपर में 150 मार्क्स ला सकते हो, अच्छा अगर आप रोज 2 घंटे दोगे तो 150 मार्क्स ले सकते हो। तीन पेपर में आपको, चलो 150 छोड़ो, आप 120 ला सकते हो। तो 120 के अलावा आपको 130 बचते हैं। तीन पेपर में आप 130 तो प्रीलिम्स के बेस पे ला सकते हो, तो आपका सिलेक्शन होना तो तय है। लेकिन आपको अगर अच्छी सर्विस चाहिए तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने होंगे और एक्स्ट्रा एफर्ट्स खुद सेल्फ ही लगाया जाता है। कभी भी किसी कोचिंग के भरोसे नहीं बैठा जाता, किसी भी यूट्यूब चैनल के भरोसे नहीं बैठा जाता। तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, आपको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवा सकता हूँ,
लेकिन करना आपको ही होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर दो। ये जो 20 नंबर है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से हम जो भी अन्य चीजें हैं फोर्थ पेपर की, उनकी भी प्रिपरेशन शुरू से ही करते रहेंगे। इसके अलावा हम प्री की प्रिपरेशन भी करते रहेंगे और बाकी जो 3 पेपर है उनकी भी प्रिपरेशन करते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए